स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए सीटेट के लिए एक और बेहतरीन क्लास आपके सामने उपस्थित हो चुकी है और आज की क्लास होगी सीडीपी की। यहाँ पर हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो सीधे आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं और हाँ ध्यान रखिएगा, कुछ शब्दों को जरूर पकड़िएगा क्योंकि अगर आपने शब्दों को समझ लिया तो सीटेट में ये शब्द आपको मिल सकते हैं। चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। क्लास के कुछ प्रश्नों को देख लीजिए क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सभी प्रश्न नए हैं, शायद आप इससे पहले कभी देखे भी ना हो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की गलतियों को केवल अंक काटने के बजाय उनकी सोच को समझने के अवसर के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत से सर्वाधिक संबंधित है? बताइए। पहला ऑप्शन व्यवहारवाद, दूसरा ऑप्शन रचनावाद, तीसरा ऑप्शन परिपक्वतावाद और चौथा है अनुबंधन सिद्धांत। प्रश्न एक का उत्तर देना स्टार्ट करिए। कौन सा होगा सही, तुरंत सब लोग बताएंगे। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए अनुबंधन सिद्धांत नहीं होगा, ना ही परिपक्वता की बात की जाएगी। अब आपको बताना है कि व्यवहारवाद या रचनावाद। एक बात और, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद का जनक कौन है तो व्यवहारवाद का जनक है वाटसन। ये आप नोट कर लीजिए। और वाटसन ने ही कहा था कि तुम मुझे छोटा बच्चा दे दो और जो तुम कहोगे मैं उस बच्चे को वह बना दूंगा। वकील कहो वकील, डॉक्टर कहो डॉक्टर, आईएएस कहो आईएएस या पीसीएस, जो भी कहोगे वह मैं बना दूंगा। यह कथन किसका था अगर आपसे पूछा जाए तो वाटसन का कथन था। और इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो रचनावाद हो जाएगा इसका उत्तर सही। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। वाइगोत्स्की से यह प्रश्न है। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार यदि कोई बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं कर पाता लेकिन अधिक सक्षम व्यक्ति की सहायता से कर लेता है तो वह कार्य किस क्षेत्र में आता है? नोट करिएगा, ये वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये आपके सीटेट के लिए ब्रह्मास्त्र होगा। यकीन मानिए यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है, थोड़ा सा चेंज करके पैटर्न को पूछ लेते हैं आपसे। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा, संज्ञानात्मक संतुलन, निकटस्थ विकास क्षेत्र, नैतिक विकास का क्षेत्र या वास्तविक विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द ऐसा है जो वाइगोत्स्की से संबंधित है, तो एक ही शब्द मिलेगा। कौन सा? निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो है हमारा, यही वाइगोत्स्की से संबंधित है। नोट कर लीजिए, शब्द कुछ भी हो नोट करिए। समझिए कि वाइगोत्स्की ने जेडपीडी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, स्कैप होल्डिंग, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में और इनको नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। पियाजे के अनुसार बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तु का रूप बदलने पर भी उसकी मात्रा समान रह सकती है। यह उपलब्धि मुख्यतः किस अवस्था से संबंधित है? इंपॉर्टेंट। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और पियाजे ने जो यह सिद्धांत दिया था उन्होंने इन चार पार्टों में अपने सिद्धांत को बांटा है। पहला जो उनका अवस्था थी कौन सी? संवेदी गामक अवस्था। कौन सा था बताइए? जन्म से 2 वर्ष तक था। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से 7 वर्ष था और तीसरा अवस्था था मूर्ध संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और आखिरी अवस्था थी इनकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र थी 11 वर्ष से ऊपर की। ठीक है, कहीं कहीं 11 से 15 भी लिखा रहता है, तो इतना जानते रहिए 11 से ऊपर की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे ने कहा था। अब आइए प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। अगर बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की तो यह घटना जो घटित हुई थी, आप नोट करिए, मूर्त संक्रियात्मक की हो जाएगी। क्या बोल रहा था? बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तु का रूप बदलने पर भी उसकी मात्रा समान रह सकती है। तो यह उपलब्धि जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था की होगी। समझ गए? तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर भी देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को केवल सही उत्तर बताने के बजाय संकेत देता है और धीरे धीरे सहायता कम करता जाता है।
ठीक है? यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्या अनुकरण कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, दंड कहलाएगा, अंतर्दृष्टि अधिगम कहलाएगा? अभी मैंने बताया कि शब्द चेंज किया जाएगा, प्रश्न बदले जाएँगे लेकिन उत्तर सेम निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों को सहायता दी जा रही थी लेकिन धीरे-धीरे सहायता कम की जा रही है। कहीं न कहीं यहाँ पर स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है तो बिल्कुल स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है अस्थायी सहारा देना। ठीक है? अस्थायी सहारा देना नोट कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है? तो अस्थायी सहारा देना स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है। अस्थायी का मतलब क्या होगा कि कुछ समय तक बालक को सहायता प्रदान की जाए ताकि बालक कार्यों को करना जान जाए, उसके बाद धीरे-धीरे उसकी सहायता हटाई जाए ताकि बालक अपने आप से खुद से वह कार्य कर सके। ठीक? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यदि बच्चा किसी कार्य को इसलिए सही मानता है क्योंकि उससे उसे पुरस्कार मिलेगा तो यह किस स्तर का उदाहरण है? तुरंत बताइएगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन क्या है कि पूर्व परंपरागत स्तर, बी ऑप्शन है परंपरागत स्तर, सी ऑप्शन उत्तर परंपरागत स्तर और चौथा है डी वाला सार्वभौमिक नैतिक स्तर। तो यहाँ पर इतना नोट करिएगा कि डी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आप जानते होंगे। तो बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो बिल्कुल सही। जिन्होंने भी पूर्व परंपरागत स्तर चुना है यही हमारा सही होगा। और हाँ, कमेंट में इसकी अवस्थाओं का वर्णन करिए, बताइए कौन सी अवस्था कितने उम्र से कितने उम्र वाले बच्चे इसमें रहते हैं। एक बार सब लोग कमेंट करके बताएं क्योंकि सभी लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है। चले आगे आइए, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए समय कम है हमारे पास, जो भी समय बचा है हमें अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी। अगर आपको लग रहा है तेज तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा अंतिम समय में, तभी आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है एक विद्यार्थी गणित के प्रश्न को हल करने के लिए पहले सीखी हुई रणनीति का उपयोग करता है लेकिन नई परिस्थिति में उसे संशोधित करता है, यह किस प्रक्रिया को दर्शाता है? पहला ऑप्शन केवल केवल अनुकरण, बी ऑप्शन समायोजन, सी ऑप्शन केवल आत्मसातकरण और डी ऑप्शन विस्मरण। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गणित के प्रश्न को हल करने के लिए पहले सीखी हुई रणनीति का उपयोग करता है लेकिन नई परिस्थिति में उसे संशोधित करता है, यह किस प्रक्रिया को दर्शाएगा? तो यहाँ पर विस्मरण की बात नहीं हो रही है, डी ऑप्शन काटिए। और केवल आत्मसातकरण की बात नहीं हो रही, सी ऑप्शन को काटिए। अब आपको बताना है कि ए सही होगा या बी सही होगा। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल। और जो भी लोग केवल अनुकरण की बात कर रहे हैं उनका उत्तर गलत होगा। यहाँ पर उत्तर बी यानी कि समायोजन की बात किया जाएगा। हमारा छठवें प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल एक जैसी गतिविधि देना, और बी ऑप्शन कमजोर विद्यार्थियों को अलग कक्षा में भेजना, सी ऑप्शन विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में लचीलापन रखना और डी ऑप्शन केवल उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देना। चलिए तुरंत बताइए कौन सा होगा प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा तभी आप उत्तर निकाल सकते हैं। ऑप्शन को पढ़िए, कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल एक जैसी गतिविधि देना। भाई साहब, क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, आप एक ही प्रकार की गतिविधि नहीं दे सकते, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन कट जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि कमज़ोर विद्यार्थियों को अलग कक्षा में भेजना, समावेशी शिक्षा इसका विरोध करती है, सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना, इसलिए बी ऑप्शन काटेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में लचीलापन रखना, तो बिल्कुल शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार हमें शिक्षण रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा और शिक्षण तकनीक का प्रयोग भी करना पड़ेगा उनके अनुसार। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही कर लीजिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थी को उत्तर देने से पहले सोचने के लिए पर्याप्त समय देता है, इसका प्रमुख शैक्षिक लाभ क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है केवल कक्षा अनुशासन बढ़ता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है, सी ऑप्शन शिक्षक का कार्य कम हो जाता है और डी ऑप्शन विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 8 आ गया और उत्तर तुरंत बताइए कौन सा सही होगा। चलिए
बिल्कुल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी ऑप्शन क्या कह रहा था, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। सी ऑप्शन शिक्षक का कार्य कम हो जाता है, शिक्षक का कार्य कम क्यों होगा भाई, ये गलत हो गया। और ए ऑप्शन कह रहा है कक्षा में अनुशासन बढ़ता है, तो ये हमारे ए सी डी गलत होंगे। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन, विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, चलिए। बिल्कुल, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक तो करना ही चाहिए, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, बी ऑप्शन डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, सी ऑप्शन विषय को समझने की रुचि के कारण पढ़ना, और डी ऑप्शन अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ना। चलें, बताइए कौन सा होगा उत्तर हमारा प्रश्न संख्या 9 का। तुरंत बताइए, तुरंत, बिल्कुल। देखिए, अगर बात किया जाए प्रश्न संख्या 9 की, ए ऑप्शन क्या करे, आंतरिक प्रेरणा की यहाँ पर बात की जा रही थी ना, तो ये ऑप्शन कह रहा है कि पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। पुरस्कार बाह्य प्रेरणा हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, बिल्कुल नहीं। विषय को समझने के लिए रुचि के कारण पढ़ना, बिल्कुल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों की पूर्व धारणाओं को जानकर नई अवधारणा सिखाता है, तो वह मुख्यतः किस दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रचनावादी दृष्टिकोण, और दूसरा कह रहा है कि दंडात्मक दृष्टिकोण, तीसरा है केवल व्याख्यान पद्धति, और चौथा है यांत्रिक अधिगम। चलिए, बिल्कुल, यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों की पूर्व धारणाओं को जानकर नई अवधारणा सिखाता है, तो मुख्यतः किस दृष्टिकोण का वह उपयोग कर रहा है। तो नोट करिएगा, दंडात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा, यांत्रिक अधिगम नहीं होगा, और केवल व्याख्यान नहीं होगा। उत्तर जो होगा, टीचर जो है कहीं ना कहीं रचनावादी दृष्टिकोण का उल्लेख कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी बार बार प्रयास करने के बाद भी समस्या हल नहीं कर पाता। शिक्षक उसे समाधान बताने के बजाय छोटे छोटे संकेत देता है। यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देगा। यानी कि बालक कोई गलती कर रहा है और टीचर उसका उपाय नहीं बता रहा है, बल्कि छोटे छोटे संकेत दे रहा है कि इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। चलिए, ऑप्शन कह रहा है कि निष्क्रिय अधिगम, बी ऑप्शन स्वनियंत्रित अधिगम, और निर्देशित खोज एवं समस्या समाधान, और डी ऑप्शन रटकर सीखना। यहाँ पर ए ऑप्शन काटिए, निष्क्रिय अधिगम की बात कर रहा है, और डी ऑप्शन काटिए, रटकर सीखने की बात कर रहा है। अब आपको बताना है बी या सी कौन सा सही होगा। चलिए तुरंत बताइए, बी या सी कौन सा सही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो भी लोग स्वनियंत्रित अधिगम की बात कर रहे हैं, स्वनियंत्रित अधिगम का अगर बात किया जाए तो ये बालक स्वयं से जो कार्य करेगा, खुद से वही होगा। लेकिन यहाँ पर निर्देशित खोज एवं समस्या समाधान की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखिए, छोटे-छोटे संकेत टीचर बता रहा है, ताकि बालक खुद से खोजे और खुद से सीखे। जो खुद से खोज कर बालक सीखेगा, वह अस्थायी तौर पर बना रहेगा उसके मस्तिष्क में। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की दूसरों की भावनाओं, उद्देश्यों और व्यवहार को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। पहला ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, बी ऑप्शन अंतःवैयक्तिक बुद्धि, सी ऑप्शन तार्किक गणितीय बुद्धि, और डी ऑप्शन शारीरिक गतिज बुद्धि। चलें, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो नोट करिएगा, अगर बात किया जाए इस प्रश्न के उत्तर की, तो अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक, अंतर नहीं होगा भाई साहब, अंतर काट दीजिए, अंतर्वैयक्तिक होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर प्रश्न में भी एक प्रश्न है, गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये नोट कर लीजिए सब लोग। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक बच्चा किसी नए शब्द का अर्थ संदर्भ में प्रयुक्त अन्य शब्दों के आधार पर अनुमान लगाता है। यह किस प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को दर्शाता है। अर्थ निर्माण, यांत्रिक पुनरावृत्ति, शास्त्रीय अनुबंधन, दंडात्मक अधिगम। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए,
एक बच्चा किसी नए शब्द का अर्थ संदर्भ में प्रयुक्त अन्य शब्दों के आधार पर अनुमान लगाता है। यह किस प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को दर्शाता है? तो बिल्कुल सही, दंडात्मक अधिगम नहीं होगा और यांत्रिक पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। चलिए अब बताइए, ए या सी, कौन सा सही होगा भाई साहब? सभी लोग कमेंट करिए। बिल्कुल, देखिए सी नहीं होगा, यहाँ पर अर्थ निर्माण हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि मूल्यांकन के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करके आगे के शिक्षण की योजना बनाता है। ऐसा मूल्यांकन मुख्यतः है, क्या है? योगात्मक है, नैदानिक एवं रचनात्मक है, केवल मानकीकृत है, केवल प्रमाणनात्मक है। बिल्कुल सी और डी गलत है। अब बताइए ए या बी? प्रमाणनात्मक। चलिए बताइए ए या बी? ठीक ठीक, एकदम सही उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 14 के अगर उत्तर की बात किया जाए तो नैदानिक एवं रचनात्मक हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखिए, कह रहा है कि यदि किसी विद्यार्थी का प्रदर्शन उसकी क्षमता से लगातार कम है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन, उसे कम अंक देना गलत होगा, उसे कक्षा से बाहर करना गलत होगा, उसके सीखने में आने वाली कठिनाइयों के कारणों की पहचान करना ये हो सकता है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि उसकी तुलना अन्य विद्यार्थियों से करना। तुलना आप किसी भी प्रकार से एक दूसरे बालक के बीच में नहीं कर सकते, इसलिए उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः क्या होती है? ए ऑप्शन, ज्ञान का एकमात्र स्रोत। क्या शिक्षक जो है ज्ञान का एकमात्र स्रोत है? एकमात्र शब्द लगते ही पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ठीक है, और बी ऑप्शन करा कि नियंत्रक और दंड देने वाला कभी नहीं, और सी ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया का सहायक और मार्गदर्शक, और डी ऑप्शन केवल परीक्षा लेने वाला। हमने आपको कहा था कि कहीं भी शिक्षक की भूमिका पूछी जाए तो तीन चार शब्द याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर भी सहायक और मार्गदर्शक आ गया, ठीक है, और परामर्शदाता, सुविधादाता, ये 2-3 शब्द और हैं जो याद कर लीजिए। कहीं भी शिक्षक की भूमिका पूछी जाएगी तो इनमें से कोई शब्द मिलेगा ज़रूर। ठीक? चलिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने और विकास के संबंध को सबसे उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है? पहला ऑप्शन, विकास और सीखना पूरी तरह स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, और बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल जैविक परिपक्वता से सीखना संभव है। सी ऑप्शन, सीखना विकास की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, और डी ऑप्शन, सीखना केवल विद्यालय में होता है। चलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, ए बी सी में से उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, चलिए। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो भी लोग बता रहे हैं, देखिए विकास और सीखना पूरी तरह स्वतंत्र की बात कर रहा है। स्वतंत्र नहीं है भाई साहब, दोनों स्वतंत्र नहीं हो सकती। यहाँ पर नोट करिए, पहला ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल जैविक परिपक्वता से सीखना संभव है, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा, सीखना विकास की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ठीक है? तो प्रश्न संख्या 17 के उत्तर की बात किया जाए तो सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक शिक्षक समूह कार्य में विद्यार्थियों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि वे एक दूसरे की सहायता करते हुए कार्य पूरा करें। यह किस अवधारणा से अधिक संबंधित है? चलिए, प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अधिगम, बी ऑप्शन दंड द्वारा अधिगम, सी ऑप्शन प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, और डी ऑप्शन निष्क्रिय अधिगम। चलिए, बिल्कुल। देखिए निष्क्रिय अधिगम नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा की भी बात नहीं करेंगे, और दंड द्वारा अधिगम तो होगा नहीं। यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी बच्चे के बारे में यह कहना कि वह गणित में कमजोर है, इसलिए वह कभी अच्छा नहीं कर सकता, शिक्षक की किस समस्या को दर्शाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि सकारात्मक अपेक्षा, बी ऑप्शन कह रहा है कि स्थिर एवं पूर्व ग्रहपूर्ण धारणा, पूर्व ग्रहण
पूर्वग्रह जिसे कहते हैं ना, जो बालक से और लड़की और लड़कियों में विभेद करते हैं, ये सब कहते हैं, ठीक है? और रचनात्मक मूल्यांकन या व्यक्तिगत शिक्षण। तो यहाँ पर सभी लोगों का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, स्थिर एवं पूर्वाग्रह पूर्ण धारणा, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अलग-अलग तरीकों से उत्तर प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देता है और केवल एक निश्चित प्रक्रिया को सही नहीं मानता। यह दृष्टिकोण किस बात को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन विविधता एवं सृजनात्मक चिंतन, दूसरा ऑप्शन केवल अनुकरण और तीसरा ऑप्शन यांत्रिक स्मृति और चौथा कह रहा है कि एक रूपता। चलिए, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? एक रूपता नहीं होगा, यांत्रिक स्मृति नहीं होगा और केवल अनुकरण नहीं होगा। तो नोट करिएगा, यहाँ पर उत्तर जो होगा विविधता एवं सृजनात्मक चिंतन, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा आज की क्लास। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये आपके पेपर के लिए, जो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। कल फिर से मिलेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस के साथ, क्योंकि अब अंतिम समय हम आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब हम आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। एक भी दिन क्लास को मिस मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको पछताना भी पड़े। चलिए, बाकी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। और अंतिम समय के लिए ब्रह्मास्त्र क्लासेज हमारे चैनल लक्ष्य तक पर उपलब्ध होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, धन्यवाद।